नॉर्मल प्राणायाम कर रहे हैं तो हम आई थिंक हम थोरेसिक इन्हेलेशन नहीं करते, चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं एंड दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ प्राणायाम में हम यही यूज करते हैं। कौन सा हम प्राणायाम में नहीं यूज करते इसके अंदर? ठीक है, आप सारी चीजें समझ जाएंगे एट द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन। ठीक, आपको सारी चीजें लगभग समझ में आ जाएंगी कि हम किस चीज को यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ठीक, मैं कोशिश करूंगा वो सब कुछ आपके समझ में आ जाए। मेनली हाँ, जो जिसमें थोरैसिक में क्या आती है, सांस आती है, उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं किसमें, प्राणायाम। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं उसको भी आप समझ जाओगे। अगर आप सभी लोग उन फोटोज को देख सकते हैं अभी। ठीक, तो उसमें अगर पहली पिक्चर को आप ओपन करते हैं, ठीक है, अगर उसको आप कैसे पहचानेंगे कि उसके ऊपर लिखा होगा आपका एम्पावर्ड थोरैसिक इनहेलेशन। ठीक है, ये पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर उस पिक्चर को आप देखेंगे तो उसमें कुछ एरोज की मदद से बताया गया है कि किस जगह पे सांस है और कौन सा एरिया रिलैक्स है, और उसके सामने उसे इंडिकेट भी किया गया है। ठीक, तो उसके ठीक सामने लिखा है कि चेस्ट इज एक्सपेंडेड टू इट्स नियर मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम एक्सपेंड हो सकती है चेस्ट उतना एक्सपेंड है। ठीक, और जो बेली का रीजन है यानी कि एब्डोमिनल वॉल इज रिलैक्स्ड। ठीक, बट टॉट, ये लिखा हुआ है इस पिक्चर में। तो ये देखिए, ये 5 टाइप की ब्रीदिंग है, और इन 5 टाइप की ब्रीदिंग में हम किस किस जगह पे क्या ब्रीदिंग यूज करते हैं। ठीक है, और क्या हमने ये पांचों टाइप की ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, या इसमें से बेस्ट ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, ठीक है, किसके साथ हमने जाना चाहिए, इस चीज को हम समझेंगे। तो पहली पिक्चर के नीचे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, अगर उन्हें आप पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक, तो इसमें जो डोम ऑफ द डायफ्राम जस्ट बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द हेड ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो इसे आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए, अगर डायफ्राम कैसा है, एक अम्ब्रेला जैसा। ठीक है, यानी कि एक छाता जैसा है, खुली हुई छाता जैसा। ठीक है, उसका नॉर्मली शेप ऐसा रहता है। ठीक है, खुली हुई छाता जैसा। तो इसमें क्या है, उसे हम थोड़ा ऊपर की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, इनहेल करते हुए हम क्या करते हैं, थोरैसिक रीजन पे सांस को भरते हैं, और जो आपका डायफ्राम है उसे ऊपर की ओर खींचते हैं। ठीक है, हम लास्ट में पांचों को डिस्टिंग्विश करके समझेंगे। ठीक, शुरुआत के तो 2 फोटोज हैं। ठीक है, यानी कि 2 ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं, उन दोनों में हम क्या करते हैं, थोरैसिक रीजन पर सांस को लेते हैं। ठीक, बाद के तीनों जो आपके क्या है पैटर्न्स हैं, उसमें से एक में हम क्या करते हैं, उल्टी ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, ये रिवर्स ब्रीदिंग क्या है इसे समझेंगे। और लास्ट की 2 जो पैटर्न्स हैं उसमें हम डायफ्राम से ब्रीथ करते हैं। ठीक, ठीक है, अब कुछ देर के लिए आप वापस आ जाइए और उन फोटोज को बंद कर दीजिए। ठीक है, आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद उन फोटोज पे जाना। ठीक, अब देखिए, इस जगह पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 5 टाइप की ब्रीदिंग है। ठीक है, उसमें से 2 ब्रीदिंग आप टोटली किससे करते हैं, थोरैसिक से करते हैं। आप एब्डोमेन का ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक, थर्ड टाइप की जो ब्रीदिंग है वो उल्टी ब्रीदिंग है। ठीक है, यानी कि रिवर्स ब्रीदिंग है। रिवर्स ब्रीदिंग का क्या मतलब है कि लोग जैसे सांस लेते हैं तब क्या होता है, बेली रीजन बाहर की ओर आता है। ठीक है, पर इन लोगों का क्या होता है कि सांस जब ये भरते हैं तो बेली रीजन अंदर की ओर जाता है। ठीक है, और जब सांस छोड़ते हैं तब बेली रीजन बाहर की ओर आता है। ठीक है, ये उल्टा चलता है। थर्ड जो पैटर्न है। फोर्थ एंड फिफ्थ पैटर्न, फोर्थ जो पैटर्न है वो नॉर्मल पैटर्न है, वो बेस्ट पैटर्न है रिलैक्स होने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, डायफ्राम रिलैक्स रहता है और आपका एब्डोमेन बाहर की ओर आता है। ठीक है, फिर जब आप सांस छोड़ते हैं तो एब्डोमेन अंदर की ओर जाता है, यानी कि बेली रीजन अंदर की ओर जाता है। ठीक, और सांस बाहर की ओर आ जाती है। ठीक, एंड फिफ्थ जो पैटर्न है वो पैटर्न हम यूज करते हैं किसमें, अगर आप फोकसिंग कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक, किसी जगह पर या आप मेडिटेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उस वक्त हम बैठकर इस पैटर्न को यूज करते हैं। इसे कहते हैं थॉर्सो डायफ्राम। ठीक है, यानी कि थोरैसिक और डायफ्राम दोनों रीजन को हम यूज करते हुए, यानी कि एब्डोमेन दोनों रीजन को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इस ब्रीदिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब मैंने क्या बोला, इन पांचों पैटर्न्स का क्या क्या मतलब है, तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला जो पैटर्न है उसे हम कहते हैं, अगर उसकी लास्ट लाइन में मेंटल जो स्टेट है उससे आप रिलेट करेंगे। ठीक है, उससे आप समझ पाएंगे कि क्या ये चीज एक्सप्लेन कर रही है। जो फर्स्ट फोटो है उसके फर्स्ट फोटो के लास्ट में लिखा हुआ है कि मेंटली इसमें स्टेट कैसी रहती है, एक्साइटेबल रहेगी। ठीक है, यानी कि जॉयस रहेगी। आप जब खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, या कोई अमेजिंग न्यूज सुनते हैं, ठीक है, उस वक्त ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेथ ऐसी चलती है।
ठीक है, उस वक्त आपकी ब्रेथ आपके एब्डोमेन से नहीं चलती, आप उतना ज्यादा रिलैक्स नहीं होते, ठीक है। आप क्या होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे, और इस रीजन से, ठीक है, आप क्या करेंगे, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड होने देंगे और अंदर की ओर आने देंगे, ठीक, क्योंकि वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक। तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी ब्रीदिंग आपके थोरैसिक से चलेगी, ठीक। बट एब्डोमेन क्या होगा, आपकी सर की ओर यानी कि हेड की ओर खींचा रहेगा हल्का सा, ठीक। तो इस टाइप की ब्रीदिंग में मेंटल स्टेट ये है, ठीक है। सेकेंड टाइप की ब्रीदिंग जो क्या है, वापस से थोरैसिक है, ठीक है। ये ब्रीदिंग कब बनती है, जब आप क्या है, आपकी ब्रीदिंग थोड़ा सा शैलो होती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा डर जाएं, ठीक है, या कोई ऐसी न्यूज सुना जिससे आप घबरा गए हैं, ठीक है, ये वापस क्या है, एक एक्साइटेड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट में आप अपने एब्डोमेन का यूज नहीं करते, हमेशा याद रखना, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में आप अपनी शैलो ब्रीदिंग का यूज करेंगे। जैसे अब आपकी बारी है कि आपको स्टेज पर जाना है, ठीक है, या अचानक से आपको कुछ काम करने को कह दिया है जिससे आप डरते हैं, ठीक है, या ठीक बंजी जंपिंग से पहले आपकी जो ब्रेथ रहेगी, ठीक है, या कोई भी एक्साइटेड आप काम कर रहे हैं बट डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उस स्टेट में आपकी ब्रीदिंग बहुत शैलो हो जाती है, ठीक है। तो उस वक्त आप क्या करते हैं, बहुत तेजी से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और एब्डोमिन ये चेस्ट के रीजन को आप थोड़ा सा ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं। आप उस स्टेट को अगर याद कर पाएंगे, गुस्से में भी ऐसा हो सकता है, बट गुस्से के साथ अगर डर हो, ठीक है, तो उस इमोशनल फीलिंग के साथ क्या होता है, इस टाइप की ब्रीदिंग क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसके लास्ट में जो मेंटल स्टेट लिखी हुई है, अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आप थोड़ा शैलो फील करेंगे, ठीक है, और आपकी ब्रीदिंग थोड़ा सा शैलो हो जाएगी, यानी कि तेज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक। तो छोटी ब्रीदिंग जब हो जाती है तो इस टाइप का पैटर्न होता है, ठीक। ये दोनों में क्या डिफरेंस है फिर, ठीक है, ये दोनों ही थोरैसिक ब्रीदिंग है, चेस्ट का यूज करते हुए ब्रीदिंग को किया जाता है, पर कैसे देखिए कि फर्स्ट वाले सेक्शन में तो हम एब्डोमेन ये चेस्ट को सामने की ओर धकेलते हैं, ठीक है, यानी कि सामने की ओर अपने आप वो चला जाता है, ये मुझे कहना चाहिए, ठीक। और दूसरी वाली ब्रीदिंग में चेस्ट हल्का सा ऊपर की ओर लिफ्ट, ठीक, दोनों ही थोरैसिक से यानी कि चेस्ट से चलती हैं, सांस सिर्फ आपके फेफड़ों पर रहती है, ठीक। पर एक में क्या होता है, फेफड़ा आगे की ओर धकेला जाता है, और एक में फेफड़ा हल्का सा ऊपर की ओर धकेला जाता है, क्योंकि आप बहुत शैलो ब्रीदिंग को यूज कर रहे हैं उस जगह पर, ठीक है, बहुत छोटी ब्रीदिंग को आप यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये दो ब्रीदिंग लगभग लगभग क्लियर है, मैं आगे इनको और एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है। थर्ड जो ब्रीदिंग है, ये रिवर्स ब्रीदिंग कहलाती है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होना चाहिए उसके जस्ट ये उल्टा है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, कभी देखना कि किसी व्यक्ति को आप कपालभाति सिखाएंगे, मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं उसे सिखा रहा था, तो बहुत डिफिकल्ट था मुझे उसके लिए कपालभाति सिखाना, क्योंकि उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न था वो बिल्कुल डिफरेंट था, उल्टा था, ठीक है। वो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कपालभाति करते हुए पेट को भीतर की ओर जाने देते हैं और सांस को बाहर की ओर फेंकते हैं। वो क्या करती थी कि सांस बाहर फेंकने के साथ पेट को बाहर की ओर फुलाती, ठीक है, उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न था वो उल्टा था, ठीक। तो कई लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, और ये भी एक ब्रीदिंग पैटर्न है, ठीक। बट इस केस में, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न के जो नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न है हमारा, उसके जस्ट उल्टा है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति की मेंटल स्टेट रहेगी वो बहुत द्वंद्वात्मक रहेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव रहेगी, ठीक। और वो जल्दी से किसी की बातों को एग्री नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट वैसी है, ठीक। इसका मेंटल स्टेट से क्या रिलेशन है, क्योंकि जैसी आपकी सांस है वैसे ही आपके सोचने समझने की क्षमता बनती है, ठीक है, वैसे ही आपकी माइंड की स्टेट बनती है। तो ये उन चीजों को रेफर करता है। तो इस फोटो के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसी स्टेट को एक्सप्लेन किया गया है कि थर्ड जो स्टेट है जिसमें आपका रिवर्स पैटर्न चल रहा है सांस का, ठीक, तो उसके साथ ट्रैंकी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, या कुछ ऐसी स्टेट्स जिसमें आप उतना ज्यादा जल्दी चीजों के साथ सेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल रिवर्स पैटर्न पे चल रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर पे चल रहे हैं, ठीक। फोर्थ जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको भी हम डायफ्राम से चला ये एब्डोमेन से चलाते हैं, बट ये क्या है, ये इसी स्टेट की कल मैं बात कर रहा था, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं तो पेट बाहर की ओर आता है, ठीक है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट भीतर की ओर जाता है, ठीक। ये पैटर्न कब बनता है, ठीक, अगर आप अभी अपनी जगह पर पीठ के बल यानी कि सुपाइन पोजीशन पर लेट जाएंगे, ठीक, और उसके बाद एक हाथ को यानी कि राइट हैंड को आप एब्डोमेन पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को चेस्ट पर रखेंगे, और लंबा गहरा एक्सहेल करने के बाद, ठीक है, आप धीरे से अगर इनहेल करेंगे, ठीक, तो अपने आप ये पैटर्न अपने आप बन जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप रिलैक्स होते रहेंगे आपकी सांस आपके एब्डोमेन से चलने लगेगी, ठीक। ये 4 टाइप का ब्रीदिंग पैटर्न हो, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है माइंड को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में इसका सबसे ज्यादा यूज है,
अगर किसी के साथ एंजाइटी या स्ट्रेस से बहुत ज्यादा डील करता है कोई व्यक्ति, मेंटल स्ट्रेस से, तो उसे इसे यूज करना चाहिए फॉर 10 to 20 मिनट्स, ठीक है, 10 से 20 मिनट के लिए इसे डेली यूज करना चाहिए। इसमें पैटर्न क्या रख सकते हैं आपकी, 2 सेकंड का इनहेल, 1 सेकंड का होल्ड एंड 2 सेकंड का एक्सहेल, ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और जितना रिलैक्स होकर आप इनहेल और एक्सहेल करने वाले हैं, उतना स्मूथली आपका एब्डोमेन जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो परफॉर्म होगा, ठीक। अब जो फिफ्थ टाइप का पैटर्न है, ये फिफ्थ टाइप का पैटर्न भी क्या है, ब्रीदिंग का पैटर्न है, जिसमें हम एब्डोमेन रीजन को यूज करते हैं, बट इसे क्या कहा जाता है, थॉर्सो एब्डोमेन ब्रीदिंग कहा जाता है, ठीक है। तो थॉर्सो एब्डोमेन ब्रीदिंग में हम थोरैसिक रीजन को भी यूज करते हैं और एब्डोमेन रीजन को भी यूज करते हैं। तो कैसे इसे यूज किया जाता है, नॉर्मली जब आप सीधे बैठे हैं, ठीक है, रिलैक्स होकर सुखासन पे बैठे हैं, तो इट्स वेरी टफ फॉर यू कि आप दिन भर ये ध्यान रखेंगे कि सांस भरते हुए आपका पेट आगे की ओर आ रहा हो और पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ये स्टेट तभी क्रिएट होती है जब आप सुपर रिलैक्स्ड होते हो, ठीक। तो कोई प्रैक्टिशनर है जो एब्डोमेन ब्रीदिंग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करता है, तो फोकस स्टेट पर क्या होगा, वो थोरैसिक को भी यूज करेगा और अपने एब्डोमेन को भी यूज करेगा। तो थोरैसिक के कौन से हिस्से को यूज करेगा, एट द बेस ऑफ द थोरैसिक, यानी कि रिब केज के बेस को और एब्डोमेन के ऊपर वाली रीजन, ठीक है, इस एरिया से जो ब्रीदिंग की जाती है, जिसमें रिब केज का बेस, ठीक है, यानी कि जिस जगह पे डायफ्राम होता है, उस एरिया को, और एब्डोमेन के ऊपर वाले एरिया, ठीक है, जो अपर एब्डोमेन है, उन दोनों एरिया से अगर ब्रीदिंग की जाए, ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी थॉर्सो एब्डोमेन ब्रीदिंग, ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म है। इसमें जो मेंटल स्टेट रहती है वो काफी फोकस्ड रहती है, ठीक है, अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं या आप बैठकर क्या कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, ठीक, या आप देखेंगे अगर आप इवन क्या कर रहे हैं, हेड स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, हेड स्टैंड के टाइम पे या हैंड स्टैंड के टाइम पे देखना नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं चलती, ठीक है, उस पर क्या होती है, अपने आप उज्जयी ब्रीदिंग चलने लगती है, या प्रेफर किया जाता है कि आप उज्जयी ब्रीदिंग कीजिए, ठीक है। तो उज्जयी ब्रीदिंग के साथ आपका ये रीजन एक्टिवेट होता है, ठीक है, जिसे थॉर्सो एब्डोमेन ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। ये 5 टाइप की ब्रीदिंग है। तो 5 टाइप की ब्रीदिंग को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, 2 ब्रीदिंग है टोटली कैसी, थोरैसिक, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ चेस्ट रीजन का यूज करते हैं और एब्डोमेन रीजन लगभग लगभग रिलैक्स रहता है या अनयूजेबल रहता है, ठीक है। अब अनयूजेबल कैसे कैसे, जब आप बहुत खुश हैं तब एब्डोमेन रिलैक्स रहेगा, और जब आप डरे हुए हैं तो एब्डोमेन रीजन टाइट रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों आप डिफरेंस देखोगे। और थर्ड जो सेक्शन है, ठीक है, यानी कि जो तीसरा टाइप का पैटर्न है, उसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि उल्टी ब्रीदिंग चलती है इसमें हमारी, पर ये भी एक टाइप है ब्रीदिंग का, कि जब आपका पेट बाहर की ओर जाना चाहिए तब वो भीतर की ओर आ रहा है, ठीक है, जब भीतर आना चाहिए तो बाहर की ओर जा रहा है, तो रिवर्स पैटर्न है। और फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है, फोर्थ इसमें से बेस्ट है रिलैक्स होने के लिए, इसमें आपका एब्डोमेन कंप्लीटली ऊपर और नीचे फ्लो होता है, ठीक, आप अपने थोरैसिक रीजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक, और थोरैसिक रीजन इसमें रिलैक्स रहता है। और फिफ्थ जो पैटर्न है वो है आपका थॉर्सो एब्डोमेन ब्रीदिंग या इनहेलेशन, ठीक है। तो इसमें हम थोरैसिक रीजन, लोअर थोरैसिक रीजन एंड अपर एब्डोमेन, ठीक है, ऊपर के पेट का, ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग के लिए। तो इस जगह पे आप ब्रीथ को फील कर पाएंगे कि ब्रेथ अगर इनहेल करते हैं आप, तो ये रीजन हल्का सा आगे और पीछे की ओर स्पंदित होता है, ठीक। तो इस जगह पे अगर सांस आती है तो मेंटल स्टेट थोड़ी सी फोकस्ड हो जाती है, ठीक। ये 5 टाइप की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है। इनमें से जो पहली और दूसरी है, ठीक है, इसको हम कब इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक, जैसे कि श्रद्धा जी कह रही हैं कि क्या हम इसे प्राणायाम के टाइम पे इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक, शुरुआती अभ्यासी इसी को प्राणायाम के उसमें लाता है, ठीक है, क्योंकि प्राणायाम की जो शुरुआती स्थितियां रहती है ना, अगर आप अपनी स्थिति याद करेंगे प्राणायाम की, तो प्राणायाम की शुरुआती स्थितियां व्यक्ति को बेचैनी से भर देती है, ठीक है, वो उसका मन और ज्यादा बेचैन होने लगता है, ठीक, और वो शुरुआत में पहली पहली बार अगर प्राणायाम कर रहा है या मेडिटेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो मेंटल स्टेट होगा वो थोड़ा सा बेचैन हो जाएगा, क्योंकि प्राणायाम क्या करता है, आपको थोड़ी सी एनर्जी दे देता है, एंड इंडिविजुअल डोंट नो कि उस एनर्जी के साथ क्या करना है, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है कि मेंटल स्टेट थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल होने पर वापस ब्रीदिंग थोरैसिक रीजन से चलने लगती है, ठीक है, बिकॉज वो साथ में क्या कर रहा है, प्राणायाम को प्रैक्टिस कर रहा है, होल्ड करने वाला है सांस को, तो उसे एब्डोमेन रीजन का शुरुआत में कुछ पता नहीं होता, ठीक। और पुराना पैटर्न भी यही है उसका, कि आज तक वो हमेशा थोरैसिक रीजन पर ही क्या करता था, इनहेल और एक्सहेल करता था, होल्ड करता था, तो एब्डोमेन रीजन पर शुरुआत में होल्ड करना काफी टफ होता है, ठीक। बट विद द प्रैक्टिस, प्रैक्टिशनर जैसे 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 आगे चलता रहता है, तो वो क्या करता है,
फोर्थ एंड फिफ्थ इन दोनों पैटर्न्स को यूज करता है अपनी ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। फोर्थ तो वो तब यूज करेगा जब वो क्या करेगा, कंप्लीटली रिलैक्स करेगा और सुपाइन पोजीशन पर चला जाएगा। एंड फिफ्थ पैटर्न को मोस्टली यूज किया जाता है विद भस्त्रिका, यू कैन से, ठीक। भस्त्रिका में ये यूज होती है, और कुछ आसनों में जैसे मैंने कहा कि इन्वर्जन के कुछ आसन है या बैलेंसिंग कुछ आसन है, उसमें बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर आप सांस नहीं ले सकते, ठीक। रिलैक्स होकर अगर सांस लोगे तो आपका कंसंट्रेशन टूट जाएगा, ठीक। और जितने भी बैलेंसिंग पोस्चर है, इवन दैट इज हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड, एल्बो स्टैंड एंड व्हाटएवर ऑन वकासन, जो भी ऐसे इन्वर्जन पोजेस हैं या बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं, उनमें आपने क्या करना पड़ता है, अपनी सांस पर भी फोकस रखना पड़ता है, ठीक। तो उस टाइम पे अगर आप अपनी ब्रीदिंग के सेंटर को जानने की कोशिश करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट कि ब्रीथ आपके थॉर्स और एब्डोमिन रीजन पर है, ठीक है। जो कॉन्शियसनेस है ब्रीथ की, वो आप फील करेंगे कि थॉर्सो एब्डोमिन रीजन पर आपकी मोस्ट ब्रेथ है, और उस वक्त क्या होगा कि आप उस जगह पर उसको फील कर पाएंगे। तो वो क्या देता है आपको, साथ में कंसंट्रेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसी कंसंट्रेशन से आप उस पोज को लॉन्गर टाइम तक होल्ड कर पाते हैं, ठीक। तो ये 5 टाइप की ब्रीदिंग थी, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, अच्छी है। और इसके साथ क्या करना चाहिए हमने, मतलब अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को वैसा ही रखना चाहिए जैसा मेंटल लेवल के लिए बेस्ट है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा बेचैन फील कर रहे हैं, अनस्टेबल फील कर रहे हैं, यू नीड टू बी रिलैक्स, तो तब आपने क्या करना चाहिए, कंप्लीटली डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को यूज करना चाहिए। आप सुपाइन पोजीशन पर लेट जाइए और वैसी ब्रीदिंग को परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, यू आर एट त्राटक, ठीक है, इस टाइप की किसी पोस्चर पर, या आप ध्यान से किसी को सुन रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट होकर उसको पूरा अंदर तक जाने दें, या अपने सबकॉन्शियस किसी लेवल को यूज करें, उस वक्त हमने फोकस करना चाहिए कि हम थॉट्सो एब्डोमिन ब्रीदिंग को चलने दें, ठीक है। और ऐसा हम अगर हम करने में सक्षम रह पाते हैं, तो हम फील करेंगे कि हम ज्यादा कंसंट्रेट रखें, ठीक। तो होप ये पांचों टाइप की ब्रीदिंग का ओवरव्यू आपको कंप्लीट है। जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको ये कंप्लीटली समझ में आ पाएगा, बट अभी तक फोटोज में या डाटा में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है आपको, देन वी कैन डिस्कस दैट, ठीक। आप देख लीजिए एक बार, और कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो। विजय सर, हाँ हाँ विजय जी। सर, इसमें आपने बोला कि जो स्टार्टिंग प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो जो है एम्पावर्ड थोरेसिक इनहेलेशन वाली ब्रीदिंग करते हैं। तो कई जैसे कई प्राणायाम के अंदर भी तो हम यही वाली यूज करते हैं कि हम चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, एंड यू हैव टू डोंट हैव टू ब्लोट योर स्टमक दैट टाइम, एंड व्हाइल एक्सहेलेशन यू हैव टू relax. First you inhale, exhale your all the air from your chest, and slowly you go for your stomach side, so it should not be bloat like that. So हम जो नॉट द न्यूली प्रैक्टिशनर बट जो यूज टू होते हैं इसके, वो भी यही वाली कई प्राणायाम में करते हैं हम यूज। जैसे कोई प्राणायाम आप एग्जांपल दीजिए, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे ख्याल से उज्जयी प्राणायाम में हम करते हैं ये वाला यूज। ठीक है, ठीक है। अगर आप कहते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि उज्जयी प्राणायाम में क्या होता है, धीरे धीरे आप आपका एब्डोमेन और थोरैसिक इन दोनों रीजन को आप यूज करते हैं। तो विद प्रैक्टिस अगर आप क्या करते हैं, उसके साथ में अगर बंदों का प्रयोग करते हैं, ठीक, तो आप देखेंगे कि आपकी कॉन्शियसनेस इस जगह पर है, ठीक, कि आपके थॉर्सो और इस जगह पर एब्डोमेन रीजन पर, ठीक। तो इस जगह पर एक चीज समझिए कि जो लंग है, यानी कि जो फेफड़ा है, वो दो जगहों की तरफ एक्सपेंड हो सकता है। एक तो सामने की ओर एक्सपेंड हो सकता है, और एक नीचे की ओर एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। नीचे की ओर वो डायफ्राम की मदद से एक्सपेंड होता है, ठीक। अब सामने की ओर क्या है, उसका एक बाउंड्री है, ठीक है, और जल्दी क्या आ जाएगी, रिब केज की बाउंड्री आ जाएगी, और वो उससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। तभी फोटोग्राफ में भी क्या लिखा है कि वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक एक्सपेंड हो चुका है, उससे ज्यादा वो एक्सपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि सामने बाउंड्री है। बट जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं डीपली, ठीक, तो जैसे आपने उज्जयी प्राणायाम में भी डीपली इनहेल किया, तो आगे की ओर जितना एक्सपेंड हो सकता है वो हो जाता है, उसके बाद वो नीचे की ओर ही एक्सपेंड होता है। आप कोशिश करें नीचे ले जाने की या ना करें, ठीक है, वो नीचे की ओर ही एक्सपेंड होगा। और नीचे की ओर जैसे एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, थॉर्सो एब्डोमिन ब्रीदिंग अपने आप क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ये किसके साथ होगा, न्यूली प्रैक्टिशनर तो इतना ज्यादा डीप इनहेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पर विद द टाइम आपकी इनहेल क्या होगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपकी होल्डिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप एब्डोमेन और थॉर्सो, ठीक है, इन दोनों रीजन को आप अपने आप यूज करने लगेंगे। इट कैन बी हैपन कि आपको फील हो कि आपकी ब्रेथ इस जगह पर है, बट इट्स इम्पॉसिबल कि
वो इस रीजन से आगे जा सके, क्योंकि सामने क्या है, उसके एक बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद अगर उसे एक्सपेंड होना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एब्डोमेन रीजन को ही यूज करना पड़ेगा। सो मीन यू आर सेइंग दैट कि आप उज्जयी प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम करते हुए यू आर यूजिंग द एब्डोमिनल डायफ्रामिक इनहेलेशन वाला है, जी ये कह रहे हैं ना। और हम जो ये पैराडॉक्सिकल इनहेलेशन है जो कि थर्ड वाला है, उसको हम किस प्राणायाम में यूज करते हैं? ये नॉर्मली प्राणायाम पे यूज नहीं होता है, ठीक है। ये कंफ्यूज्ड स्टेट है। पैराडॉक्स का क्या मतलब है हिंदी में? पता नहीं। पैराडॉक्स मतलब है कि विरोधाभासी चीज। क्या 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 दोबारा बोले। विरोधाभासी चीज, ठीक है, जिसमें विरोध। विरोधाभासी। हाँ, अच्छा। ठीक है। तो ये महसूस होता है जिसमें, ठीक। तो इसमें क्या करती है, जो हमारी नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग थी, इसमें सिर्फ क्या किया है, ब्रीदिंग पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ऐसा हाँ। कब होता है, ऐसा जरूरी नहीं है सभी लोगों के साथ हो, जब क्या होता है, बॉडी एंड माइंड के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तब ऐसा पैराडॉक्स ब्रीदिंग क्रिएट होती है, ठीक है। आपके माइंड में अगर इतना ज्यादा द्वंद्व चल रहा है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, उस वक्त आपकी ब्रीदिंग भी क्या हो जाती है, उलट पुलट हो जाती है, ठीक ओके। है। उस टाइम के लिए, कुछ देर के लिए ब्रीदिंग क्या होती है, पैदा होती है, ठीक। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बुरे कंफ्यूजन में हो कि अचानक आपके साथ कुछ हो गया, ठीक। तो क्या होता है, बेली रीजन बहुत तेजी से अंदर की ओर खिंच जाता है, ठीक है, उस वक्त ब्रीदिंग पैटर्न टूट जाता है, ठीक। ऐसा ही सेम होता है जब अचानक क्या हो, आपको किसी नई एनर्जी को फील करने को मिले, आपके साथ कुछ बहुत अच्छा भी होगा ना, ठीक है, मतलब मेडिटेशन में हो रहा है वो, ठीक है, कोई सेंसेशन आपको आ गई, तो उसमें भी यही होगा कि बहुत तेजी से आपकी बॉडी एंड माइंड के बीच में जो एक स्टेबल वो बना हुआ है, पाथवे बना हुआ है, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वैसी स्टेट में पैराडॉक्सिकल जो ब्रीदिंग है या इनहेलेशन है वो आ जाती है। बट वापस अगर प्रैक्टिशनर अच्छा है तो जल्दी वो अपनी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसे ऑप्ट कर देता है, ठीक। ओके पर बिकॉज कई लोग क्या होते हैं, इसी ब्रीदिंग के साथ चलते हैं, ठीक। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि क्या पता इसमें कोई प्राणायाम होता होगा कि इस मतलब इस वाली ब्रीदिंग के अंदर भी दैट्स द क्वेश्चन। सर नॉर्मली भी देखा है मैंने लोगों को ऐसी ब्रीदिंग करते हुए। इवन मैंने अपनी हाँ मतलब मदर को भी देखा था, मतलब मैंने नोटिस किया था उनको, वो ऐसे ही ब्रीथ कर रही थी, उल्टा चल रहा था उनका। हाँ, मैंने भी देखा है एक्चुअली कई लोगों को हाँ ऐसे करते हुए। तो ये इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी, और इट इज दोज पीपल हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ ब्रीदिंग इज ओके फॉर देम बिकॉज। नहीं, उन लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। अगर उनकी लाइफस्टाइल को आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा बहुत उन्हें कंफ्यूज देखोगे आप, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाने वाला नेचर उनका बन जाता है, क्योंकि बॉडी एंड माइंड के बीच में उतना अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाता, ठीक है। जो नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न है वैसा उनका पैटर्न नहीं रह पाता, तो उसमें तालमेल जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो कुछ देर के लिए तो ऐसा होना चलो चल जाता है, ठीक। ऐसा पैटर्न कब बनता है, अगर आप सक्रिय ध्यान करते हैं, डायनेमिक मेडिटेशन करते हैं, ठीक, और अनकॉन्शियस चीजें आपकी कॉन्शियस लेवल पर आती हैं, ठीक है, जो जिसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो उस वक्त ऐसी ब्रीदिंग अपने आप हमारी भी हो जाती है, ठीक है, आपकी भी हो जाएगी, किसी भी व्यक्ति की हो जाएगी, वो अल्टर हो जाएगी, ठीक है, पैराडॉक्सिकल हो जाएगी। बट नॉर्मली अगर कोई ऐसी ब्रीथ कर रहा है तो सोच के ही देखो उसकी मेंटल स्टेट क्या रहती होगी, ठीक है। वो बहुत ज्यादा लॉजिकल काम अगर करने की कोशिश करेगा, इमोशनल काम करने की कोशिश करेगा, तो बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, और वो जल्दी से उस काम को छोड़ देंगे। ऐसी उस स्टेट को देखोगे आप, ठीक। तो उन लोगों के ऊपर आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जरूर ऐसी हालत आप देखोगे, ठीक, कि वो थोड़ा सा प्रैंकी फील करेंगे वैसे, ठीक। तो हमने इसे मेडिकल अवॉइड करना में चाहिए। चाइन स्ट्रोक ब्रीदिंग कहते हैं सर। हाँ जी। चाइन स्ट्रोक ब्रीदिंग कहते हैं इसे। ठीक। सर हाँ जी। सर जब हम खाली मतलब कुंभक की भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मान लो कोई प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ब्रीथ को होल्ड करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मान लो बच्चे हैं तो बच्चे तो प्राणायाम में बोर हो जाते हैं, उनको हम खाली अगर होल्डिंग करना सिखाते तो उसमें वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि किसने कितनी देर तक श्वास रोकी। तो उसमें सर ये होता है कि जैसे मान लो हमने एक टाइमिंग सेट कर दिया स्टॉप वॉच में और हमने किया कि श्वास हमने पूरा भरा, तो सर जब श्वास भर के होल्ड करते हैं तो उस समय होल्ड करने के कुछ देर बाद एब्डोमेन अपने आप बाहर आता है। तो इसका मतलब जबकि पूरी कोशिश करते हैं कि पेट तक श्वास को भरें, क्योंकि होल्ड ज्यादा देर तक रखना होता है, तो इसमें ऐसा क्यों होता है सर, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसका मतलब ये है कि ज्यादा श्वास आपके थोरेसिक में भरी है और एब्डोमेन में वो धीरे धीरे लंग्स नीचे की तरफ एक्सपेंड हो रहे हैं। हाँ, एक तो ये रीजन है, ठीक है।
कि शुरुआत में जो बच्चा होता है ना, ये कोई भी प्रैक्टिशनर हो, वो क्या सोचता है कि मैं अपनी सामर्थ्य से, ठीक है, अपनी विल पावर से सांस को भीतर रोक, ठीक, तो क्या करता है, अपनी धक्के से फेफड़ों को सामने की ओर धकेलने की कोशिश करता है, ठीक है। वो ये नहीं सोचता कि अगर वो इजीली एक्सहेल करे पूरा का पूरा, उसके बाद सांस को भीतर आने दे, तो ज्यादा देर तक सांस को रोक पाएगा, ठीक। वो ये नहीं सोचते, वो क्या करते हैं, विल पावर को शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ देर तक तो सांस का धक्का, क्योंकि प्राण का धक्का आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, सामान को ऊपर की ओर धक्का दिया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ देर तक वो क्या करते हैं, लंग्स को सामने की ओर धक्का देने में सक्षम रहते हैं, पर कुछ देर में क्या होता है, विल पावर टूट जाती है, ठीक है। और विल पावर जैसे ही टूटती है तो क्या होता है, सामान अपनी जगह पर जाने लगती है, ठीक है। ऐसे एब्डोमेन जो डायफ्राम की प्लेस है वो थोड़ा सा नीचे हो जाती है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि लंग्स दो जगह पे एक्सपेंड हो सकता है, या तो सामने की ओर या नीचे की ओर, तो स्लोली वो थोड़ा सा नीचे की ओर एक्सपेंड हो जाता है। फिर वैसे केस में वो क्या करेंगे, विल पावर जैसे टूटेगी तो थोड़ा सा थका हुआ महसूस करेंगे, ठीक है, और जैसे थका हुआ महसूस करेंगे, सांस भी कुछ देर में वो बाहर छोड़ देंगे, ठीक। तो इसके साथ आप बच्चों में इस चीज को तो कर ही सकते हो, स्विमिंग जैसी चीज है जैसे, ठीक है, उसको भी अगर आप प्रैक्टिस करवाते हो तो वो दोनों चीजें सेम काम करती है, ठीक है। और स्विमिंग में हम बहुत ज्यादा अपने थोरैसिक रीजन पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक। अगर आप स्विमिंग के साथ सांस को होल्ड करते हैं या एनारोबिक एक्सरसाइजेस के साथ सांस को होल्ड करते हैं, तो अपने आप थोरैसिक और एब्डोमेन रीजन को यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो आप इन एक्टिविटीज को भी डाल सकते हैं। जी सर। और कोई क्वेश्चन किसी के रिलेटेड टू रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग और जो आपका पैटर्न है, ठीक, उसके अराउंड अगर कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस वेदर, फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल का एक टॉपिक रह गया था, उसी को हम पूरा कर लेंगे। योगिक इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि योग की विभिन्न क्रियाओं प्रक्रियाओं का रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं हमारे पास, कई चीजों का हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं देख पाते श्वसन तंत्र पर कई चीजों का आप डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हो। जैसे कि आप प्राणायाम का डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हो किसके ऊपर, श्वसन तंत्र के ऊपर, बट आप इजीली रिलेशन नहीं देख पाओगे किसका, जैसे मुद्राओं का श्वसन तंत्र पर, ठीक है, या ध्यान का श्वसन तंत्र, ठीक है, ध्यान का श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव है, ठीक, या मुद्राओं का श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव है, ठीक। जैसे बंदों का देखा जा सकता है, ठीक है, और षटकर्मों का भी कुछ हद तक देखा जा सकता है, ठीक है, और आसनों का भी देखा जा सकता है, बट मोस्ट टिपिकल है इस जगह पर कि मुद्राएं करते हुए, मुद्राएं बनाते हुए ब्रीदिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और मेडिटेशन की स्टेट पर ब्रीदिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इन चीजों को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। इजी चीजें हैं शुरुआत में कि षटकर्मों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो रेस्पिरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो क्रियाएं, जो षटकर्म की क्रियाएं किसके साथ डील करती हैं, आपकी कफ के साथ डील करती है, क्योंकि कफ का जो मेन जगह है, मेन स्थान है, मुख्य प्रमुख स्थान है शरीर में, वो आपके छाती के इर्द गिर्द है, लंग्स के इर्द गिर्द है, ठीक है, ये प्रमुख स्थान बताया है कफ का। कफ की अगर अधिकता होने लगे, अगर षटकर्मों के प्रयोग से हम क्या करते हैं, कफ को बाहर निकालते हैं या मलों को बाहर निकालते हैं, ठीक, तो सिंपली क्या होगा, लंग्स के लिए एक्सपेंड होने के लिए रीजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, और उससे मलिनता भी कम होगी, तो उसका तो डायरेक्ट रिलेशन आप देख सकते हो, ठीक। जैसे अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगी जल नीति का भी रेस्पिरेशन पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो हाँ, इसे देख सकते हैं, ठीक है। जल नीति से भी क्या होगा, ये कैविटीज खाली होंगी, ठीक, और जैसे इनहेलेशन में किसका भी रोल है, आपकी नजल कैविटी का भी रोल है, तो रोल क्या होगा, और अच्छा होगा, ठीक है, और अच्छे से नजल कैविटी काम कर पाएगी, नोज काम कर पाएगी कि क्वालिटी ऑफ ब्रीथ को वो भीतर की ओर दे सके, जिससे क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेशन अच्छा हो, ठीक। तो षटकर्मों में जल नीति, सूत्र नीति, शीत क्रम, व्युत क्रम, और आपकी दंड धोती और धोती जैसी क्रियाएं किसमें इस्तेमाल हो सकती हैं, आपके रेस्पिरेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक। कपालभाति जैसी क्रिया भी क्या करती है, इस एरिया को, इस पैसेज को साफ करने में मदद करती है आपके, ठीक है। तो इन चीजों को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट अगर आप जबरदस्ती उसके साथ उसे अटैच करने की कोशिश करेंगे, जैसे त्राटक का डायरेक्ट रिलेशन आप रेस्पिरेशन के साथ नहीं देख सकते, ठीक, पर त्राटक का एक परोक्ष रेस्पिरेशन है, परोक्ष कनेक्शन है। जैसे त्राटक में आप क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करते हैं, जो जैसे मैंने अभी कहा कि जब भी आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपकी कैसी ब्रीदिंग चलती है, थॉर्सो एब्डोमेन, ठीक है, थोरैसिक और एब्डोमेन रीजन से आपकी ब्रीदिंग चलती है। तो त्राटक पे जैसे आप फोकस करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली वैसी ब्रीदिंग बनने लगती है, जो रेस्पिरेशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है।
तो जिससे क्या होगा, एसोसिएशन बनेगा बॉडी का माइंड के साथ, फोकसिंग, कंसंट्रेशन का, ठीक है, जो आपके माइंड के लिए भी अच्छा होगा और फर्दर प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक। तो इस डायरेक्ट रिलेशन को आप देख सकते हो षटकर्मों का रेस्पिरेशन पर, ठीक। और दूसरा अगर इफेक्ट हम देखने की कोशिश करें आसनों का, किसके ऊपर, रेस्पिरेशन के ऊपर, तो जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, ठीक है, जो ये ऐसे पोस्चर हैं, इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ लंग्स को कंप्रेशन मिलता है, ठीक है, या एक्सपेंशन मिलता है, तो डायरेक्ट रिलेशन आप देख सकते हैं, ठीक। आसनों को बहुत डीपली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर जैसे आप देखते हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग के कुछ पोस्चर्स हैं, जैसे आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं या पादहस्तासन करते हैं, ठीक, उसमें आप उतना इजीली सांस नहीं ले सकते उस जगह पर, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है, जो एरिया है किसका, लंग्स का, हल्का फुल्का क्या हो चुका है, दब चुका है। आपने ऐसा ही देखा होगा कि जब आप भुजंगासन की स्थिति पर होते हैं, ठीक है, उस जगह पर क्या होती है, ब्रीदिंग अपने आप शैलो हो जाती है, छोटी हो जाती है, बहुत छोटी छोटी चलने लगती है वो, ठीक है। और पूर्ण धनुरासन जैसी स्थिति पर, नटराज आसन जैसी स्थिति पर, ठीक, लंग्स क्योंकि क्या हो गए हैं, हल्के से एक्सपेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन के केस पर उतना इजीली उसमें सांस अंदर और बाहर नहीं जा सकती, बट ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन की क्वालिटी को एनहेंस करेगा, क्योंकि उन मसल्स को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और मसल्स के दो ही काम है, या तो एक्सपेंड या तो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। और एक्सपेंड और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनकी क्वालिटी, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक। ऐसा ही बैकवर्ड बेंडिंग के पोजेस पर है, जैसे ऊष्ट्रासन है, ये बहुत बढ़िया है आपके थोरैसिक रीजन के लिए, स्पेशली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो अगर इसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके रेस्पिरेशन में और अच्छा क्या आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि हार्ट रीजन को भी खोलता है, हार्ट ओपनर इसे कहा जाता है, ठीक। और योग मुद्रा है जैसे, ठीक है, और पश्चिमोत्तानासन जैसी फॉरवर्ड बेंडिंग के स्ट्रेचेस हैं, या परिवृत्त के जितने भी स्ट्रेचेस हैं, जस्ट लाइक ट्रायंगल पोज, ठीक है, या जानुसिरासन, जो परिवृत्त जानुसिरासन है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी क्या होता है, जो थोरैसिक रीजन हो साइड से हल्का सा बेंड होगा, ठीक। तो उससे भी क्या होती है, अगर आपकी एब्डोमेन ब्रीदिंग चलती है या थोरैसिक ब्रीदिंग चलती है, तो उसमें क्या होगा, आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक। क्योंकि ब्रीदिंग वैसे तो समझने के लिए क्या हो सकती है, सिर्फ आपकी चेस्ट रीजन तक हो सकती है, बट जैसे कि हम योग में बात करते हैं तो ब्रेथ सिर्फ आपके चेस्ट रीजन तक नहीं रहती, ठीक है। योग में जब हम बात करते हैं तो सांस को हम प्राण कहते हैं, और आपको पता है कि प्राण शरीर में 5 हिस्सों में टूटा हुआ है, ठीक है। तो पांचों हिस्से किसी ना किसी आसन से, किसी ना किसी तरीके से क्या होते हैं, इफेक्ट होता है, ठीक। या तो प्राण होगा, समान होगा, अपान होगा, व्यान या उदान, ठीक है। ये पांचों चीजें आपस में कनेक्टेड है, ठीक। अगर एक भी इनहेंस होता है तो पांचों चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे इनहेंस होने लगती है, उनका इफेक्ट उस पर भी पड़ता है, उसकी क्वालिटी पर भी पड़ता है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, जो साइड बेंडिंग के पोस्चर्स हैं, उनमें आप डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हैं पोस्चर्स का ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। और ऐसे में अगर बात करूं तो प्राणायाम को हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कल भी हमने इसकी बात की थी कि डायरेक्ट रिलेशन है उनका रेस्पिरेशन के साथ, कि जितना लंबा आप क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, और किस स्वर से आप क्या कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक। तो उसका तो डायरेक्ट रिलेशन आप किसके साथ देख सकते हैं, एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक, इसके साथ देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्राणायाम कर रहे हैं, उससे आपकी होल्डिंग एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स भी बढ़ेगा, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगी, ठीक है। आपका रेस्पिरेशन रेट अपने आप कम होगा। जो सबसे अच्छा इफेक्टिव है इन योग की समस्त क्रियाओं में से, वो क्या है, प्राणायाम है। प्राणायाम का डायरेक्ट रिलेशन आपकी सांसों के साथ है, ठीक। तो अगर आप इसे यूज करते हैं अपनी जैसे ब्रीदिंग के लिए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट देख पाएंगे। ये जो है चंद्र भेदी करते हैं या सूर्य भेदी करते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये तो हमारे मेनली एफएसएटी? नाड़ियां हैं, ठीक। इन दोनों नाड़ियों में भी देख लो कि सिर्फ सेम चीज प्रवाहित हो रही है, ठीक। बट ये क्या है, दोनों के दोनों मार्ग अलग अलग है। एक क्या है, चंद्र नाड़ी का मार्ग है, यानी कि आपके ठंडक का मार्ग है। एक सूर्य नाड़ी का मार्ग है, यानी कि आपके पिंगला नाड़ी का मार्ग है, ठीक है, सूर्य स्वर का मार्ग है। पर दोनों से प्रभावित क्या होता है, फ्लो क्या होता है, वो प्राण है, ठीक है। और प्राण को ही क्या करता है, एक्सपेंड करता है प्राणायाम, ठीक। भले वो सूर्य नाड़ी को बढ़ाए या चंद्र नाड़ी को बढ़ाए, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि व्हाट योर बॉडी नीड्स, ठीक। आपकी बॉडी में अगर क्या है, ठंडक ज्यादा है, तो आपको सूर्य भेदी उस वक्त करना चाहिए, ठीक है। सूर्य भेदी के रास्ते से आपको प्राण को बढ़ाना चाहिए, ठीक। और अगर आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में पित्त ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, ठीक है, और आपकी सुपर एक्टिविटी मोड में रहते हैं आप, आपको थोड़ा बहुत स्लो डाउन होने की जरूरत है। एट दैट टाइम यू नीड टू प्रैक्टिस चंद्र वेदी। चंद्र के रास्ते से आपने प्राण को बढ़ाना चाहिए, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों रास्तों का डिफरेंस है जस्ट।
तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी बॉडी को किस चीज की जरूरत है, पर दोनों ही क्या है, प्राणायाम है और आपके शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ठीक, नहीं मतलब ये है कहने का कि मतलब ब्रीदिंग में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ब्रीदिंग के ऊपर? ब्रीदिंग का कुछ नहीं, ये नाड़ियों से ही है ये? नहीं, Right. ब्रीदिंग का तो डायरेक्टली इफेक्ट है ना। आप प्राणायाम तो कर ही रहे हैं, ठीक, जैसे आप सूर्य वेदी करते हैं, आप क्या करते हैं, सांस को होल्ड करते हैं ना, ठीक, तो सांस को होल्ड करने में क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी लंग्स की कैपेसिटी तो बढ़ ही रही है, ठीक है, इनहेल आपका अच्छा हो रहा है, एक्सहेल आपका अच्छा हो रहा है, होल्डिंग आपकी अच्छी हो रही है, तो ब्रीदिंग का इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट रास्ता क्या है आपका, वो क्या है, सूर्य नाड़ी का रास्ता आप चुन रहे हैं, ठीक है। प्राणायाम का इफेक्ट तो मिल रहा है आपको, पर सूर्य नाड़ी का रास्ता आप चुन रहे हैं, सिंपली ये है, ठीक। और अगर आप चंद्र वेदी को कर रहे हैं तो चंद्र का रास्ता आप चुन रहे हैं, पर कर तो आप प्राणायाम ही रहे हैं, ठीक है, तो प्राणायाम का इफेक्ट आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक। तो सिंपली ये उस चीज के ऊपर है, जैसे कि क्या, अगर आपका पित्त बढ़ा रहता है, ठीक है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, आप शरीर में ज्यादा गर्मी है, तो उस वक्त आपने क्या नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए, सूर्य वेदी को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस वक्त आपका पाथवे क्या होगा, अपनी प्राण की शक्ति को बढ़ाने के लिए उस वक्त आप चंद्र वेदी को इस्तेमाल करें, ठीक। तो उस केस में आपने सूर्य वेदी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जस्ट कि आप चंद्र वेदी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत अलग इफेक्ट मिलेंगे और सूर्य वेदी को करते हुए आपको अलग इफेक्ट मिलेंगे, ये नहीं, ठीक है। प्राणायाम तो अपने इफेक्ट देंगे, पर आपका रास्ता क्या है, व्हाट योर बॉडी नीड्स, ठीक है, आपकी बॉडी को किस चीज की जरूरत है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्राणायाम प्रैक्टिस करें, ठीक। जैसे गर्मियां हैं मान लो, तो गर्मियों में क्या चंद्र भेदी वो सूर्य भेदी नहीं करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि सूर्य वेदी के जैसे आप 15-20 राउंड कर रहे हैं, इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा गर्म, सराउंडिंग बहुत ज्यादा गर्म, आपकी बॉडी ऑलरेडी क्या है, हीटेड पोजीशन पर है, ठीक है, उतनी ज्यादा ऊष्मा की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज की अति क्या है आपके लिए हानिकारक है। उस वक्त आप क्या कीजिए, शीतली और शीतकारी को भी साथ में जोड़िए, ठीक है, प्लावनी को आप साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक, कुछ रिलैक्सिंग चीजें आप साथ में जोड़ सकते हैं, लास्ट में अनुलोम विलोम शुद्धि क्रिया आप जोड़ सकते हैं, ठीक। तो सिर्फ अगर आप सूर्य वेदी करेंगे, भीतर से भी गर्मी बढ़ जाएगी, बाहर भी गर्मी है, ठीक है, तो अति किसी चीज की आपकी बॉडी के लिए पूरी, ठीक। तो उस वक्त आपने कंट्रोल करना चाहिए उसे, जैसे आप बहुत ज्यादा बेचैनी फील करें, ठीक, तो उसे लोअर करें और फिर शीतली शीतकारी कुछ ऐसी चीजें यूज करना स्टार्ट करें, ठीक। बिल्कुल अवॉइड नहीं करते हैं कभी भी, बट अगर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा गर्म है, सूर्य वेदी भी गर्मी बढ़ाने वाला है, तो इट्स जस्ट इनसे, ठीक है, उस वक्त उसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक। ओके सर। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है प्राणायाम का तो किसके ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। अगर अब मैं बात करूं बंधों की, ठीक है, तो बंध भी क्या करते हैं, सिंपली आपके जो प्राण है उसकी डायरेक्शन को हल्का फुल्का चेंज करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो स्पेसिफिक रीजन है, जिस जगह पे आपको सबसे ज्यादा शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उस जगह पर आप क्या करें, उस सारी की सारी शक्ति को, सारी के सारे प्राण को कंसेंट्रेट कर सके, ठीक है, क्योंकि जैसे आप ब्रेथ लेते हैं, सांस अंदर आपके जाती है, तो एक फटाफट 5 हिस्सों में टूट जाती है, ठीक है, ये प्राण के पास प्राण का हिस्सा चला जाता है, अपान के पास अपान का हिस्सा चला जाता है, समान व्यान उदान के पास अपना अपना हिस्सा चला जाता है, ठीक। बट इनकी क्या अलग अलग डायरेक्शन, अपान की डायरेक्शन नीचे की ओर है, ठीक है, उदान की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, समान की डायरेक्शन सर्कुलर है, पेट की रीजन की ओर है, ठीक है, दिल की कुछ अपनी क्या फंक्शन है, वो एयर से ब्लड प्रेशर को क्रिएट करता है, ठीक, और भी अपने अपने फंक्शन है सभी सेंटर्स के। तो ये सभी ऊर्जाएं क्या भी बटी हुई, बिखरी हुई, ठीक है। बट जब आप क्या करते हैं, योग के मार्ग में चलते हैं, तो आपको इस एनर्जी का भी यूज करना है आपने, ठीक है, क्योंकि सांस ही वो चाबी बनने वाली है जिससे आप क्या करेंगे, मन का दरवाजा खोलेंगे, ठीक है, विचारों के साथ डील करेंगे, ठीक है, जैसे आप सांस रखेंगे वैसे ही आपके भीतर विचार आएंगे और उसी हिसाब से आप उसे डील कर पाएंगे। तो आप इन सारी एनर्जी को आपने अपने अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, इनकी वायु की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम बंदों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो अपान वायु नीचे की ओर बह रही थी, ठीक है, अब उसका अगर यूज नहीं है अभी, तो बेकार में नीचे की ओर ना बहती रहे, इस वजह से हम क्या करते हैं, मूल बंद को क्रिएट करते हैं, ताकि उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाए, एंड इट पुट सम प्रेशर ऑन समान वायु एंड प्राण वायु, ठीक है, प्राण के ऊपर वो हल्का फुल्का वेट डाले, ठीक है, प्रेशर डाले, जो प्रेशर हमारी इनहेलेशन को और रेस्पिरेशन की क्वालिटी को इनहेंस करने में, बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। ऐसे ही जालंधर बंद जब हम क्रिएट करते हैं, तो जालंधर बंद भी क्या करता है, उदान वायु की डायरेक्शन को नीचे की ओर डालता है, ठीक है, जिससे प्राण के ऊपर वापस प्रेशर पड़ता है, एंड सेम ये भी क्या करेगा, रेस्पिरेशन रेट को इनहेंस करने वाला है, ठीक। तो ये इफेक्ट है बंदों का ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक।
और अगर मैं अब बात करूं आगे मुद्राओं की, ठीक है, तो मुद्राओं जब हम पढ़ रहे थे मुद्राएं तब भी मैंने ये बात की थी आपसे कि मुद्राओं की क्या है, बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। कुछ आपकी हस्त मुद्राएं हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा, या जो कल हमने बात की थी चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये आपकी हस्त मुद्रा है। कुछ काय मुद्राएं हैं जो हम बॉडी से परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक विपरीत करणी या ताड़ागी मुद्रा या भुजंगिनी, ठीक है। जितनी भी इस टाइप की मुद्राएं हैं जो हम बॉडी से परफॉर्म करते हैं, पूरी बॉडी से, उन्हें हम काय मुद्राएं कहते हैं, ठीक। तो जब हम मुद्राएं पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने आपसे एक बात कही थी कि मुद्राओं का जो महत्ता है वो आपके प्राणायाम और आसनों से ऊपर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुद्राओं के दौरान आपने स्पेसिफिक क्या रखनी पड़ती है, ब्रीदिंग रखनी पड़ती है। और काय मुद्रा में तो क्या होता है, आप आसन को तो अटेन कर ही रहे हैं, जैसे आप विपरीत करणी मुद्रा कर रहे हैं, विपरीत करणी मुद्रा में आप एक आसन तो कर ही रहे हैं जो नियरली सेम टू आपके सर्वांग आसन है, ठीक। और आप साथ में एक जालंधर बंद को भी प्रैक्टिस करते हैं और आपकी एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग भी चलती है, ठीक। तो उन सब में उनका इफेक्ट तो आ ही रहा है, ठीक है। तो उनकी वजह से जो रेस्पिरेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाले हो तो डायरेक्टली मिलेगा ही मिलेगा। और मुद्राओं में क्या है, आपको मन की शक्ति का भी फायदा मिलता है, ठीक है, क्योंकि मुद्राएं रिफर्स करती हैं एक स्पेसिफिक प्लेजर और गेस्चर को, ठीक है। वो माइंड की उस पावर का भी उस पोस्चर पर, उस मुद्रा पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे किसी आसन का अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट पड़ने वाला है तो मुद्रा क्या करेगा, उस इफेक्ट को कई गुना बढ़ा देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मेंटल पावर भी ऐड हो जाएगी, मेंटल पीस भी ऐड हो जाएगी, वो कंसंट्रेशन भी ऐड हो जाएगा, उसकी वो मस्ती भी ऐड हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो मुद्राएं क्या करती हैं, किसी भी पोस्चर की पावर को कई गुना बढ़ा सकती है, ठीक। तो इसमें अगर किसी पोस्चर से रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट पड़ रहा है तो इफेक्ट को क्या करेंगे, और ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक। ये होगा, ये रिलेशन है मुद्राओं का विद या ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड एट द एंड अगर मैं बात करूं मेडिटेशन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट है, ठीक, तो इसका सीधा सीधा आप रिलेशन नहीं देख पाओगे, पर परोक्ष मार्ग से रिलेशन है। तो इसके लिए कल भी हमने उस कोट की बात की थी कि चले वातम चले चित्तम, ठीक है। तो जैसी बात चलती है वैसे ही आपका चित्त चलता है, ठीक। अगर ऐसे में क्या होता है, मेडिटेशन की स्टेट में आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स रहना पड़ता है, सुपर रिलैक्स स्टेट में ही आप मेडिटेशन को अटेन कर पाए, ठीक। उस स्टेट में क्या होता है, आपके सामने बहुत सारे पुराने इमोशंस, पुराने थॉट्स, पुराने टैबूज सामने आएंगे, पुरानी हैबिट्स आपके सामने आएंगे आपके मेंटल स्टेज पर, ठीक है। उनसे आप अगर कामली फेस करते हैं तो उस दौरान क्या होगा कि शुरुआत में आपको उस पुराने इमोशन से डर भी लगेगा, ठीक है। तो डर लगने पर क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग वापस क्या होगी, पैराडॉक्सिकल चलेगी। इसी की मैं कुछ देर बात कर रहा पहले बात कर रहा था, ठीक है। पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग चलेगी और क्या होगी, वापस वो कंट्रोल होने लगेगी, क्योंकि आप क्या है, मेडिटेशन में आप अभ्यस्त है, ठीक है। आपको पता है कि दीज आर जस्ट एन इमोशंस, दीज आर जस्ट एन एनर्जी, पर ये थॉट्स आएंगे और कुछ देर में अपना नाच गाना करके चले जाएंगे, ठीक है। वो स्टेज पर नाच गाना करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और चले जाएंगे। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा, आपकी बॉडी ये सब नहीं जानती, ठीक है। आपकी बॉडी क्या करेगी, अपने अकॉर्डिंग एक्ट करेगी, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आपका आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी पड़ता है, ठीक है। पर बार बार जब ऐसे इमोशंस आते रहते हैं और आप अडिक्ट बने रहते हैं अपने मेडिटेशन पर, ठीक, तो क्या होता है कि अब इफेक्ट वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऐसा अभ्यासी, ऐसा साधक, इसके सामने अगर क्या हो जाए, बहुत कोई ड्रास्टिक एक्सीडेंट भी हो जाए, ठीक है, कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें आम आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या नहीं करेगा, अपनी ब्रेथ को नहीं छोड़ेगा उस वक्त भी, ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि उसने इन सारी चीजों को मेडिटेशन के लेवल पर डील किया होगा, ठीक। तो इसका यहाँ इफेक्ट है कि अगर मेडिटेशन को आप प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपका रेस्पिरेटरी जो क्वालिटी है, रेस्पिरेशन की क्वालिटी है, वो इनहेंस होती है, ठीक। और उसी से क्या बना रहता है, आपकी एक फिक्स कॉन्शियसनेस बनी रहती है। जितनी स्मूथ आपकी रेस्पिरेशन बना रहेगा उतना स्मूथ आपकी कॉन्शियसनेस भी बनी रहेगी, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन यू एंड रियल यू, ठीक है, ये बना रहता है अगर आपकी ब्रीदिंग हर वक्त स्मूथ चलती है, ठीक, आपके भीतर स्वास्थ्य बना रहता है। तो दीज आर द कनेक्शंस एंड समझ लीजिए जो प्रभाव है योगिक क्रियाओं के ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनको हमने डिस्कस किया। इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन, यू गाइस कैन डिस्कस इट। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको किसी भी पॉइंट पर। होप चीजें क्लियर हैं सभी के लिए,
ठीक है। किसी जगह पर अगर बड़ा कोई कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसे हम रिलेट नहीं कर पा रहे, तो उसे हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, वी हैव 5 मोर मिनट्स। किसी नए टॉपिक को तो अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किस चीज को अगर आप शेयर करना चाहते हैं या कोई चीज आप बताना चाहते हैं अपनी ओर से, कोई एक्सपीरियंस, तो यू आर वेलकम, आप सामने आकर उसे बता सकते हैं। सर इसका मतलब जिन लोगों को जैसे शॉर्ट ब्रेथ्स जो लेते हैं ना, जो लंग्स के थ्रू ज्यादा ले रहे हैं, तो उन्हें क्या एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? एस्थमा तो डायरेक्टली नहीं कहेंगे, बट हाँ उन्हें एंजाइटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बिकॉज जब एस्थमेटिक टेस्ट भी वो करते हैं तो वो एयर ब्लो करने के लिए बोलते हैं ना कि उसमें पावर होनी चाहिए बट स्लो जानी चाहिए, तो उसके बेसिस पे दे डिसाइड कि आपको एस्थमा है या नहीं है। तो जो लोग लेते हैं उसके ब्रीथ, तो उनके फिर ज्यादा चांसेस हैं कि लाइक ऐसी इशू। ठीक है, तो देखो क्या है, ये दो चीजें इफेक्ट करेगी। ठीक है, डायरेक्ट इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई शॉर्ट ब्रीदिंग कर रहा है तो उसे एस्थमा होने के चांसेस हैं। ठीक, उस शॉर्ट ब्रीदिंग के बाद जब भी आप शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं ना, तो आपके अंदर क्या होता है, रजस गुण प्रबल होता है उस वक्त के लिए। ठीक है, ये रजस गुण आपके अंदर एक्टिविटी बढ़ेगी। जब भी आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं ना, थोड़ा बहुत बेचैन हो जाएंगे। ठीक, उस बेचैनी का आप क्या यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है, ये डिपेंड करता है। जो लोग भी शैलो ब्रीदिंग करते हैं, छोटी ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से ब्रीथ करते हैं, बहुत तेजी से क्या करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं, ठीक है, अगर ऐसी एक्टिविटी वो रखते हैं तो क्या करते हैं, उस वक्त थोरेसिक ब्रीदिंग को या शैलो ब्रीदिंग को यूज करते हैं। अगर उसके बाद वो क्या करते हैं, इस बेचैनी का किसी फिजिकल वर्कआउट में यूज करते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें ज्यादा पावर लग रही है, जिसमें उनकी ब्रेथ अपने आप क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाने वाली है। ठीक है, वो जिम जाते हैं या कोई वो रनिंग करते हैं, ठीक है, उस दौरान क्या नहीं हो सकता, उनकी शैलो ब्रीदिंग नहीं रह सकती। ठीक है, उस वक्त क्या होगा, वो अपनी कंप्लीट ब्रीदिंग को या बड़ी ब्रीदिंग को, एक्सपेंडेड ब्रीदिंग को यूज करने वाले हैं। ठीक, तो उन लोगों के चांसेस गिर जाएंगे किस चीज के, एस्थमा के। ठीक है, बट अगर किसी को एंजाइटी क्रिएट हो रही है, ठीक है, और बेचैनी क्रिएट हो रही है, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, बस लेथार्जिक है, उसके अंदर अगर तमस गुण ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो लंग का सिर्फ अपर पार्ट सिर्फ इसी को यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ इन लोगों को फिर चांसेस ज्यादा हैं कि वो क्या करेंगे, उनके अंदर अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसी चीज को साथ में कि आपकी शॉर्ट ब्रीथ्स हैं, आपके लंग्स बहुत वीक हैं। हाँ जी, ठीक है, अगर शॉर्ट ब्रीथ ही रहेगी परमानेंटली, ठीक है, तब तो आप लंग्स क्या होंगे, ऑलरेडी वीक पड़ ही जाएंगे, क्योंकि आप लंग्स का सिर्फ 10 या 20% हिस्सा यूज कर रहे हैं, और 70 to 80% लंग का हिस्सा बिल्कुल शिथिल पड़ा है, उसमें नई एनर्जी आती है तो वर्क भी नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। उसके बाद वो लंबी गहरी सांस को होल्ड भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो होल्डिंग में यही तो होता है कि जैसे जैसे आप होल्ड करते हैं तो लंग्स एक मसल की तरह काम करती है, और धीरे धीरे उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इलास्टिसिटी बढ़ती है। ठीक, तो शॉर्ट ब्रीदिंग में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लंग सिर्फ पड़ा रहता है। ठीक, इस वजह से वो क्या करते हैं, लंबी गहरी ब्रीथ को रोक ही नहीं पाते। मैंने कहा ना, बेचैनी आने के बाद आप यूज क्या करेंगे, डिपेंड अपॉन दैट। ठीक, अगर आप फिर भी शिथिल ही पड़े रहते हैं, आप बड़ी ब्रीदिंग का यूज नहीं करते, ठीक, बड़ी ब्रीदिंग का यूज नहीं करोगे तो छोटी सा पार्ट का आप लंग्स का यूज करोगे, और उसके बाद क्या होगा, आपको कुछ ऐसी दिक्कतें हो सकती है। ठीक, एंजाइटी तो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है सर। तो दैट मीन्स अगर स्टमक से ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें तो जिनको ऐसे शॉर्ट ब्रीथ्स के प्रॉब्लम है उनकी अपने आप ठीक हो जाए। ओके। ठीक है, क्योंकि जैसे वो एब्डोमेन से ब्रीथ करेंगे तो उनका लंग का क्या होगा, मैक्सिमम एक्सपेंशन को यूज कर पाएंगे। ठीक है, और वो थोरेसिक ब्रीदिंग तो करते ही है, ठीक है, शैलो ब्रीदिंग उनकी चलती रहती है, तो सामने की ओर हल्का फुल्का लंग की इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, जैसे एब्डोमेन की तरफ बढ़ाते हैं तो कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स होने लगता है। ठीक, तो चांसेस कम हो जाते हैं अपने आप ही। इन लोगों को क्या करना चाहिए, जो रिलैक्सेशन, ठीक है, वो करना चाहिए, नहीं कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग लेट कर वो क्या करें 10 से 20 मिनट। तो इसको ऐसे प्रेफर किया जाता है कि दिन में 10-10 मिनट के 2 सेशन कर लो, या 5-5 मिनट के 4 सेशन कर लो, जिसमें आप क्या करो, लेट कर सुपाइन पोजीशन पर लेट जाओ और सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करो। एक हाथ को आप एब्डोमेन पर रख दो, एक हाथ को आप फोकस करो एब्डोमेन के ऊपर और नीचे होने पर, जो अपने आप होता है। ठीक है, उसमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ हाथ को रखकर उसको फील करो। 5 मिनट के 4 सेशन अगर एक हफ्ते तक भी कोई करे या 15 दिनों तक भी कोई करे, तो उसकी ब्रीथिंग क्या हो जाएगी, वापस नॉर्मल होने लगती है। ठीक,
नॉर्मली किसी भी वक्त इनहेल करना और एक्सहेल करना, आपका पेट आगे पीछे हो, ठीक। और जो लोग क्या नहीं कर रहे, रीजन ही आगे पीछे होता है, पेट में उन्होंने फोकस करना पड़ता है, ठीक। तो ये होता है। थैंक और यू कंफ्यूजन? सर हाँ जी। सर क्वेश्चन है कि जैसे किसी की करेक्ट ब्रीदिंग अगर चेक करनी हो तो वो उसे सोते हुए करें, या जैसे हम किसी की करते हैं तो कॉन्शियस हो जाते हैं तो वो नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। सोते हुए मैंने देखा है जैसे बच्चों को भी या किसी और को भी, तो वो एक करेक्ट ब्रीदिंग दिखाई देती है कि वो किस तरह की प्रॉपर ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, उनकी ब्रीदिंग है कैसी। तो इसको कैसे, मतलब कहते हैं ना, वो निदान कैसे करें, डायग्नोज कैसे ब्रेक हो करें? रही है, क्या सभी के लिए ब्रेक हो रही है? प्लीज इंश्योर वेदर वो रिकनेक्ट करेंगे। यस सर। प्लीज एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए। नीतू जी, ब्रेक हो रही है? ओके। नहीं दी, break हो मुझे रही है, सुनाई दिया सही। अभी आ रही है सर मेरी आवाज? हाँ अभी तो आ रही है, आप पूछ लीजिए। हाँ जी सर। सर जैसे मैं पूछ रही हूँ, व्हेन अ पर्सन इज स्लीपिंग तब उसकी ब्रीदिंग चेक करनी चाहिए, या उसको जैसे वो कॉन्शियस हो जाते हैं जब किसी की हम ब्रीदिंग चेक करते हैं तो देखते हैं ना, तो मतलब क्या करेक्ट टाइम है ब्रीदिंग देखने का? हाँ, सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, स्लीपिंग पैटर्न पर ही उनको ये दिखाना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को क्या नहीं होता, यकीन ही नहीं होता कि उनकी एब्डोमेन से भी ब्रीदिंग चल सकती है, ठीक है। बिकॉज वो क्या सोचते हैं कि ठीक है भाई, अगर सांस लेते हैं तो लंग्स में सांस आती है, ठीक है, पेट का क्या रिलेशन है लंग्स के उसके साथ, इनहेल और एक्सहेल के साथ। जब वो लेट जाते हैं, ठीक है, तब उनको दिखाओ कि देखो अभी आपका पेट ऊपर और नीचे होता है, मतलब एब्डोमेन भी रिस्पॉन्सिबल आपकी ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद वो बैठकर किसी वक्त क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर की आवाज आ रही है? सर योर वॉइस इज लैगिंग। ओके, कहाँ तक आपने सुन लिया था? कुछ भी नहीं सुना। अच्छा, हाँ सर इन लोगों आपने में बताया कि जब वो कोई पर्सन लेटा हो तब चेक करना चाहिए, इतना समझ आया था। तभी चेक करना चाहिए, और उस वक्त उसे ये भी दिखाओ कि क्या है, आप अभी देखो सुपर रिलैक्स मोड पर हो, ठीक है। जब आपकी ब्रीदिंग आपके एब्डोमेन से चल रही है तब आप सुपर रिलैक्स मोड पर हो। अगर आप बैठकर भी सुपर रिलैक्स मोड पर रहना चाहते हैं, देन यू शुड प्रैक्टिस द ब्रीदिंग फ्रॉम द एब्डोमेन, ठीक है। उस वक्त आप उस लॉजिक को रिलेट कर पाएंगे और उन्हें रास्ता दिखाओ उसके बाद कि बैठकर भी ऐसी ब्रीदिंग ली जा सकती है और बैठकर भी इतना ज्यादा रिलैक्स हुआ जा सकता है, ठीक है। तब वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होंगे। तब शुरुआत आप कपालभाति से कर सकते हैं, शुद्धि क्रिया, जिसमें एब्डोमेन का थोड़ा बहुत पार्ट है और एब्डोमेन को थोड़ा बहुत एक्टिवेशन भी मिलता है, ठीक। शुरुआत में जब आप कपालभाति करते हैं, देखना तो जैसे आप कपालभाति के 100 स्ट्रोक या 50 स्ट्रोक करते हैं तो आपके एब्डोमेन रीजन पर दर्द होता है, ठीक है। शुरुआत में ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि अभी क्या नहीं है, मसल्स को, एरियाज को भी उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है कि इस जगह पर क्या हो, बहुत ज्यादा मूवमेंट, ठीक। पर धीरे धीरे जब आप इसे क्या करते रहते हैं, प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, तब इन एरियाज पर भी एक्टिविटी बढ़ने लगती है, कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो कि किसी लेट कर भी उन्हें होल्डिंग के लिए आप कह सकते हैं। लेट कर वैसे ही क्या हो रहा है, डायफ्राम ऊपर की ओर आ रहा है, यानी कि एब्डोमेन ऊपर की ओर आ रहा है, उस वक्त उन्हें सांस रोकने को कहो, ठीक। तो रोक, अगर उस जगह पर वो सांस रोकते हैं तो क्या होता है, उस एरिया पर एक्टिविटी बढ़ेगी, उन ऑर्गन्स पर भी एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। फिर बैठकर उनके लिए होल्ड करना वो ज्यादा क्या होगा, इजी होगा, ठीक। वैसे आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को किसी भी व्यक्ति के लाइफस्टाइल में। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था, ये बताएं कि मतलब बहुत से लोगों को देखा गया है कि खर्राटे लेते हैं, तो खर्राटे लेने का रीजन क्या होता है कि मतलब क्या ब्रीदिंग से इसको ठीक किया जा सकता है? प्राणायाम से वैसे ठीक किया जा सकता है, बट मैंने बहुत ज्यादा रीजन पढ़े हैं इसे, मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ इस जगह पर, ठीक है। ये कई बार क्या होता है, वोकल के जो साइज है, ठीक है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। और कई बार किसी का स्लीपिंग पैटर्न जैसा है, ठीक है, या कफ की प्रकृति है, कफ है उसके छाती में, ठीक है, बहुत ज्यादा कफ है, एक्सेसिव कफ है, तब भी ये इस टाइप की खराटों वाली दिक्कत पैदा होती है, ठीक। तो इसका जब तक क्लियर एक आंसर नहीं मिल जाता मुझे, तब तक मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। ऐसा जल्दी मिल जाएगा तो मैं आपको सर ये बताना जरूर सर, हम लोग भी जानना चाहेंगे। आरफा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
ठीक है। सर इसमें एक चीज और बताइएगा कि कई बार खराटे नहीं होते बट यू आर डूइंग अ हैवी ब्रीदिंग, मतलब देयर इज अ नॉइज इन द ब्रेथ व्हाइल स्लीपिंग आल्सो। तो हाँ, तो यही रीजन मैंने कुछ पढ़े थे, और यही क्या होता है कुछ दिनों में खराटों में परिणित हो जाता है। ठीक है, ये साउंड है जो ब्रेथ की साउंड है। शुरुआत में क्या होता है खराटों की स्थिति में एकदम से खराटे क्रिएट नहीं होते किसी के। ठीक है, धीरे धीरे क्या होती है ये सांस की जो आवाज है, लंबी और गहरी आवाज सांस की, यही क्या होती है धीरे धीरे खराटों में परिणित हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी वजह से मैं पूरे के पूरे लॉजिक को रिलेट नहीं कर पाया कि कैसे ये कन्वर्ट होता है, क्या वोकल कैविटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर क्योंकि ये अगर रिस्पॉन्सिबल है तो फिर इस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई और चीज रिस्पॉन्सिबल है हैवीली, तब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, पर वोकल कैविटी अगर रिस्पॉन्सिबल है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तो सर इसे इसमें मैं मैंने मतलब मैं पूरा श्योर तो नहीं हूँ, कई बार ये भी देखा गया है कि जिनके लोग का माइंड डिस्टर्ब होता है तो शायद खर्राटों की वजह शायद से, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ तो इसीलिए मैंने पूछा। अल्फा तो जी और हम रिलैक्स्ड होते हैं वो डायरेक्टली ऐसा नहीं लोग, कह सकते ना आप कि कोई उल्टा बोल सोया रहे है हो, तो ओवर रिलैक्स जाते हैं जो खराटे लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते ना हम कि कोई सोया है और उसे उठा दो, आप एंशियस हो गया, आप बहुत ज्यादा टेंस हो गया, ठीक है, आप खराटे ले रहे हो, तो ऐसा करना बहुत डेंजरस होगा। ठीक, तो इसका परफेक्ट रीजन जब तक ना मिल जाए मैं इसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। ठीक, मेरा एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है विजय सर, आउट ऑफ द बॉक्स है, नॉट Okay. एग्जैक्टली आउट ऑफ द बॉक्स। एक तो जो कल आपने वेंडीग्राफ प्रिंसिपल बताया था, वो आपने पर्टिकुलर सिर्फ हैंड जेस्चर मतलब त्रिगुणा वाले रिलेशन से बताया था, बिकॉज यू सेड कि एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम कमिंग आउट फ्रॉम द Pointed pointed places. thing and going toward the pointed stuff, right? That's what you said. But ऐसा तो नहीं है, क्योंकि energy can be come from anywhere and go, can grasp by anything, and it is not, you cannot say it is only from the pointed. या तो क्या आपने सिर्फ इस hand gesture की वजह से बताया था कि because our fingers are pointed and that's why you said कि आप उसको उससे relate करो, या आपने सब चीजों को रिलेट करके बताया थी ये बात? आपने देखा है कि मंदिरों के जो टॉप हैं वो तिकोने बनाए गए, पर मंदिरों में अगर आप कहें तो देवी के जो मंदिर होते हैं वो गोल होते हैं। ठीक, आप तो इन दोनों का रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। 64 देविनी, 64 देविनी करके आप अगर आप सर्च करेंगे तो उनके सारे मंदिर गोल होते हैं जी। ठीक, तो ये गोल और जो तिकोनी चीजें हैं, ठीक है, इनका क्या रिलेशन है देखिए। इफ यू आर सेंडिंग द एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है, या सराउंडिंग पे अगर आप सेंड करना चाहते हैं किसी मैसेज को, किसी एनर्जी को, देन यू नीड, जैसे रॉकेट है, ठीक है, अगर आप इसे सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हल्का फुल्का उसे तिकोना बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करके कट करके जाए। ठीक, एक लेवल पे इस जगह पे हवा है तो हवा को कट करे, ठीक है, तभी हम नुकीला बनाते हैं इसे। तो यहाँ भी क्या है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, अगर इन्हें पेनिट्रेट करते हुए जाना है एनर्जी में तो थोड़ा बहुत पॉइंटेड उसे पाथ चाहिए। ठीक, अब गोल चीज क्या है, अगर किसी एनर्जी को आपने अडॉप्ट करना है, ठीक है, तो देखा आपने कि जब आपको आशीर्वाद मिलता है तो आपके सर के रीजन पर, ठीक है, हाथ रखा जाता है, ठीक है, या गोल जगहों पर हाथ रखा जाता है, ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें, उस जगह से एनर्जी को अडॉप्ट कर सकें, ठीक है, ले सके। जब आपने एनर्जी लेनी है, ठीक है, तब आप गोल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और जब आपने क्या करना है, एनर्जी को बाहर निकालना है आपकी बॉडी में, तब वो क्या करती है, नुकीले पाथ्स का इस्तेमाल करती है। ठीक, मैंने इस चीज को इसी वजह से बताया क्योंकि वेंडी ग्राफ जो जनरेटर था, इस टाइप के जो जनरेटर क्रिएट हुए, उन्होंने क्या किया, उस आने वाले इलेक्ट्रॉन गन को या चार्ज को उन्होंने क्या करना था, इस्तेमाल करना था। ठीक है, तो जब उन्होंने डिफरेंट पाथ्स क्रिएट करे तो उन्होंने इस जगह पे एक प्रिंसिपल देखा, थ्रस्ट और प्रेशर का। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है, बिगर एरिया को यूज करता है, और प्रेशर पॉइंटेड एरिया को यूज करता है। ठीक है, पॉइंटेड एरिया पे देखा कि फोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक, तो फोर्स ज्यादा है मतलब कि उस जगह पे एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप कील को जैसे क्या करते हैं, पॉइंटेड रखते हो तो एकदम से घुस जाती है, बट अगर आप एक ब्लॉक को ठोकने की कोशिश करें दीवार में तो सुबह से शाम हो जाएगी, फिर भी आप नहीं ठोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं है, पॉइंटेड शिरा नहीं है, जिससे क्या हो, एनर्जी ट्रांसेंड हो पाए, ठीक है, ट्रांसफर हो पाए। तो इस लॉजिक की वजह से मैंने पॉइंटेड चीजें और
गोल चीजों को तभी मैंने कल नहीं बताया क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन उसका किसी जगह पे था नहीं, ठीक है। उंगलियों के लिए मैंने बताया कि उंगलियां भी क्या आपकी बॉडी में नुकीली चीजें हैं, ठीक है। अगर एनर्जी को बाहर जाना है तो क्या होना पड़ा, इन्हें नुकीला होना पड़ा और यहाँ से एनर्जी बाहर जाने वाली, ठीक है। बॉडी के पार्ट्स की तरफ अपने आप एनर्जी फ्लो होने लगी क्योंकि वो क्या करना चाहती है, बाहर की ओर फ्लो होना चाहती है, ठीक। और जब एनर्जी अंदर की ओर आती है, ठीक, तो कोई अगर आपको आशीर्वाद देगा तो कभी आपके क्या नहीं करेगा कि आपके हाथों में हाथ रखा, ठीक है, तो ज्यादातर आपको आशीर्वाद आपके सर पर मिलेगा, ठीक है। अगर आप कभी आशीर्वाद को फील भी कर पाएंगे ना तो आप अपने सर पर ही कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी जगह से आप क्या कर सकते हैं, उस रिसीव कर सकते हैं उस एनर्जी को, ठीक। पर हम तो एनर्जी, यू आल्सो गिव एनर्जी फ्रॉम योर पाम्स ना, ऐसे जी, नहीं? तो आशीर्वाद जैसी चीज काम करती थी, श्राप जैसी चीज काम करती थी, तो ठीक, रिसीविंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रिसीविंग फ्रॉम हियर। नो नॉट रिसीविंग हेयर, ठीक है, यू आर गिविंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, हाँ। आप उंगलियों से दे रहे हैं, ठीक है। तो आप श्राप देते थे या आशीर्वाद देते थे तो ऐसा करते थे ना, ठीक। कभी भी आप आशीर्वाद लेते हुए थोड़ी करते हैं कि चलो मुझे आशीर्वाद दो, ऐसा नहीं करते, ठीक है। आप बस झुककर अपना ये गोल रीजन उन्हें उनके सामने रखते हो, वो अपने पॉइंटेड रीजन को आपके सामने रखते हैं ताकि क्या बने, एक वर्तुल बन सके, ठीक है। जैसे शिष्य क्या करता था, गुरु के पैरों में गिरता था, ठीक है, तो पैरों में गिरने का कोई लॉजिक नहीं, ठीक है, पर पैरों में गिरकर अगर गुरु क्या करे, अपने हाथ को शिष्य के सर पर रखे तो एक वर्तुल बन जाता है, ठीक है। एक क्या बन जाता है, पूरी की पूरी साइकिल बन जाती है कि गुरु की एनर्जी शिष्य में उड़ेल दी जाती है, ठीक है। तो उसकी एनर्जी उसके अंदर आती है, इस वजह से इस स्वार्थ भावना से क्या करता था, शिष्य गुरु के सामने गिरता था ताकि उसकी एनर्जी, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति उसके भीतर आ सके, ठीक। सेकंड ये क्वेश्चन, लॉजिक था। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन है कि हमारे जो ये एलिमेंट्स हैं जो हाथों में हम बताते हैं कि दिस इज द फायर, एयर, राइट, स्पेस, अर्थ एंड वाटर, ये हम अपने यौगिक इसमें बता रहे हैं, लेकिन अगर आप आयुर्वेदा वाले पढ़ें तो वो डिफरेंट है। व्हाई? यही बोल रहा हूँ कि इस जगहों पर क्या किया, जैसे कल कहा इसे रजस कहा, इसे तमस कहा, ठीक, मतलब इसे सात्विक कहा, इसे राजसिक कहा, इसे तामसिक कहा, ठीक है, इसे टोटल कॉन्शियसनेस कहा और इसको क्या कहा, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहा, ठीक है। कल जो हम क्या पढ़ रहे थे, इस जगह पे मुद्रा पढ़ रहे थे, ठीक। तो बॉडी की सेम जगह, ठीक है, क्या कर सकती है, डिफरेंट लेवल को शो कर सकती है। डिफरेंट लेवल को कैसे शो कर सकती है, जैसे एक और चीज मैं आपको बताता हूं तब आप थोड़ा बहुत इसे रिलेट कर पाओगे। जैसे इस जगह पर क्या है, प्राण वायु है, ठीक है, एक लेवल पर, प्राण के लेवल पर इस जगह पर क्या है, प्राण वायु है। प्राण वायु ऊपर की ओर क्या ना जा पाए, ठीक है, यानी कि अपान वायु, उदान वायु जो ऊपर की ओर जा रही है, इसका हम क्या कर रहे हैं, पाथवे नीचे की ओर कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं ना हम जालंधर बंद में क्या करते हैं, उदान वायु को डायरेक्शन नीचे की ओर करते हैं, ठीक है। ये एक तल है बॉडी का, एक और तल है, इस जगह पर क्या है आपका विशुद्धि चक्र है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, आज्ञा चक्र है। इसकी डायरेक्शन को हम ऊपर की ओर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कभी कि विशुद्धि चक्र की एनर्जी को हम इस जगह से नीचे की ओर पुश करते हैं, ठीक है। बॉडी में सेम चीज डिफरेंट तलों को शो कर सकती है, ठीक। तो इसी जगह पर कल क्या थे, यहाँ पर गुण थे और इस जगह पर अब क्या हो गए हैं, 5 एलिमेंट आ गए, ठीक है। 5 एलिमेंट क्या है, प्रकृति के ही गुण है, ठीक है। तो इस वक्त सुप्रीम पावर कहाँ गई, ठीक है, या टोटल कॉन्शियसनेस कहाँ गई, ठीक है। फिर भी आपका क्वेश्चन उसी जगह है, चलो ठीक है कि अगर डिफरेंट चीजें भी हैं तो कई जगहों पर क्या है, ये अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, ये फायर एलिमेंट है, ठीक, और ये आपकी अग्नि को शो करता है, और कई बुक्स में क्या है, ये फिंगर्स अलग अलग चीजों को शो करते हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द माइथोलॉजी, ठीक है, कि उन जगहों पे उन लोगों ने क्या फील किया, ठीक है। और ये क्या थे, किसी जगह पर ये लिखा नहीं था कि मूलाधार का जो बीज मंत्र है वो लम, ठीक है, या स्वादिष्टान का जो बीज मंत्र है वो यम होगा, वम होगा, ठीक है, कोई भी चीज ये नहीं थी। सारी योगियों ने क्या किया, सिर्फ फील किया, ठीक है। जब अंदर की तरफ यात्रा की तो उन्हें लम का बीज मंत्र सुनाई दिया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर अपनी साक्षी भाव दिया, अपना गवाह जो विटनेस का सेंस था वो दिया कि लम क्या है, मूलाधार का बीज मंत्र है, ठीक है। उन्होंने किसी से पूछा नहीं कि ये होता है या नहीं होता है, उन्होंने क्या कहा कि ये है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा फील किया, ठीक। अब यही चीज है, कई लोगों ने फील किया कि ये फायर एलिमेंट है, ठीक है, इस जगह पर उन्होंने फायर को फील किया, ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा नहीं कि इस बुक में ये लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है, उन्होंने स्ट्रेट किया कि इस जगह पर फायर एलिमेंट है, यानी कि मैं अपने शरीर की गर्मी को, ताप को इस उंगली पर महसूस कर सकता हूँ, ठीक है। कई लोगों ने उसे इस उंगली पर महसूस किया, ठीक है, इसी वजह से क्या ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ
और एट लास्ट अगर आपने भी जानना है कि किस जगह पर क्या चीज है, तो यू हैव टू गो इनसाइड, ठीक है, और आपने अपना ही स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज पूछी जाती है कि क्या चीज क्या एलिमेंट है, तो आप आयुर्वेदा की चीजों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। योग और आयुर्वेद की चीज लगभग सेम है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक। नहीं, योग और दोनों में थोड़ा आयुर्वेद की अलग चीजों अलग है ना, मतलब आई डू अंडरस्टैंड व्हाट एवर यू आर सेइंग, बट देयर इज अ डिफरेंस। जैसे इन्होंने मिडिल फिंगर को फायर बता रखा है, और आप हम योगा के अंदर इस द मिडिल इसको इंडेक्स फिंगर को हम फायर बोलते हैं, है ना। तो बिकॉज मिडिल फिंगर फायर बता रखा है, और फिर वहां पर उन्होंने आपके इंटेस्टाइन की पिक्चर दिखा रखी है। जी, ठीक। और It is ऐसे ही थोड़ा बहुत आयुर्वेद। डिफरेंस आपको एक्यूपंक्चर में भी मिलता है या सुजोग में भी मिलता है, ठीक है, ओके, सुजोग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। तो एक करेक्ट वे मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि से आप। समटाइम ऐसा होता है ना, नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलो हम इसको लिख भी देते हैं, क्योंकि हम तो अभी योगा का ये वाले ये पढ़ रहे हैं, तो हम इसके हिसाब से तो हम यही डालेंगे एलिमेंट्स जो हमने पढ़े हैं। आयुर्वेद का डिफरेंट है, लेकिन समटाइम पीपल आस्क यू एंड देन यू डोंट हैव एनी प्रॉपर लॉजिक टू टेल देम कि व्हाट इज व्हाट। सो सर यहाँ हम दर्शन की भाषा का यूज कर सकते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्योंकि अलग अलग पद्धतियां हैं, सब अलग अलग चीजें मानती हैं जैसे ना, तो ठीक है। फिर वो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ट्रू, ये तो देखने को मिलता ही है। हाँ, तो यही कहना पड़ेगा कि आपको दीपो भव, अगर जानना है तो अंदर मुड़ो और जानो। ठीक है। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था जी। सर। जैसे अभी डिस्कशन चल रहा था फिंगर टिप्स का और एनर्जी फ्लो का डिस्कशन चल रहा था, तो आपने बोला कि जैसे फिंगर टिप्स जो है वो एनर्जी को आउटवर्ड फ्लो करती हैं, लेकिन सर जहाँ तक मुझे पता है और मैंने सुना भी है और देखा भी है, जो पॉइंटेड चीजें होती हैं वो रिसीवर्स होती हैं, वो एक्सपेंड मतलब बाहर की तरफ नहीं फ्लो करती, वो उसको रिसीव करती हैं। क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ सर, हम अपनी बिल्डिंग्स पर पॉइंटेड वो लगाते हैं, इलेक्ट्रिक जो बिजली स्काई जो लाइटिंग नहीं होती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम स्पार्क्स लगाते हैं, स्पाइक्स लगाते हैं। तो जो पॉइंटेड चीज है वो एनर्जी को रिसीव कर लेती हैं। तो जो हम मुद्रा बनाते हैं, हमारी जब 3 उंगलियां खुली रहती हैं और बाकी की 2 उंगलियां हमारी बंद रहती हैं, तो मतलब जितने मेरे गुरुज भी रहे हैं उन्होंने सबने यही बोला है कि हम इन 3 फिंगर से कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं। और हम जो नीचे आसन लगाते हैं, आसन को हमेशा कुशा का बोला जाता है कि कुशा का आसन होना चाहिए। तो जो हमने इन 3 फिंगर से एनर्जी को रिसीव किया, कॉस्मिक एनर्जी को, तो वो अर्थ में ना चली जाए, इसलिए हम कुशा का या आसन या किसी ऐसी वुडन चीज पर बैठते हैं ताकि वो एनर्जी नीचे अर्थ में ना चली जाए। और हम उसको अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए हम ये मुद्रा बनाते हैं 2 उंगलियों से, ताकि वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब रहे, चलती रहे, ताकि एनर्जी का फ्लो जो हमने रिसीव किया है वो वेस्ट ना हो। मतलब मुझे तो सर ये कॉन्सेप्ट मालूम है, पता नहीं इसको मैं कैसे समझूं कि आउटवर्ड जा रहा है या कैसे है। ठीक है कपिल जी, ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये बहुत हद तक सही भी है, ठीक है, बट ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, ठीक। कुछ चीजों को अगर मैं और बताऊं, जैसे छतों पर या घरों पर हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर नुकीली चीजें लगाते हैं जो क्या करें, बिजली को जमीन तक पहुंचाती है या अर्थिंग को जमीन तक पहुंचाती है, ठीक है, उस जगह पर हम पॉइंटेड चीजों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और पॉइंटेड चीज वापस क्या बनती है, वापस एक पाथवे बनती है। बट पाथवे इस जगह पर क्यों बन पाती है, फिर अगर आपने इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ी होगी तो अर्थ क्या है, इन्फानाइटली नेगेटिव है, ठीक है, उस पे जो चार्ज है वो इन्फानाइटली नेगेटिव है, ठीक है, उतना नेगेटिव इस अर्थ में और कुछ नहीं, ठीक है, जितनी अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर आप इससे ज्यादा नेगेटिव चीज कुछ नहीं बना सकते, ठीक है, इन्फानाइट नेगेटिव है, तभी अर्थिंग का जो पॉइंट है वो क्रिएट हो पाता है, ठीक। और इसके साथ क्या करती है, ग्रेविटी भी काम करती है। आपने बहुत बार योगियों को या लोगों को सुना होगा ना कि वो साधना करने के लिए क्या गए, पहाड़ों की तरफ चले गए या हिमालय की तरफ चले गए, ठीक है, बहुत बार ये सिग्नल दिया जाता है कि वो क्या किया, उन जगहों पे जहां पर क्या है वो धरातल से जितना ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, यानी कि सी लेवल से जितना ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पर क्या होता है, जो धरती का आकर्षण है, कशिश है, वो कम हो जाती है, ठीक है। आपने लोगों को देखा होगा कि साधना करते हुए पेड़ों के ऊपर साधना करते हैं, ठीक है, या ऐसी चीजों पर साधना करते हैं जिनके ऊपर अर्थ ही काम नहीं करती, ठीक है, क्योंकि अगर अर्थिंग काम करेगी तो अर्थ भी काम करेगी,
ठीक है, अर्थ की कशिश भी उसके ऊपर काम करती है। तो अर्थ की कशिश क्या करेगी, फोर्स को क्रिएट करेगी जो ग्रेविटेशन है, ठीक। तब हम क्या करते हैं, नुकीली चीजों को, नुकीली चीजें भले इस जगह पर ये पाथवे बन रही है, पर नुकीली चीजें इनके लिए उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अर्थ की नेगेटिविटी है, ठीक है। अर्थ की नेगेटिविटी की वजह से वो पाथवे जो जिससे एनर्जी बाहर की ओर जा सकती थी, वही दरवाजा अंदर आने वाला भी बन जाता है, क्योंकि अर्थ इतना ज्यादा नेगेटिव है, उसके साथ उसकी ग्रेविटी भी है, ठीक। तब इसमें आर्किटेक्चरिंग में, ठीक, नुकीली चीजों को इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इस मुद्रा में भी, ठीक, ये कहा जाता है कि जो आपकी 3 फिंगर्स हैं वो वापस रिसीविंग कर सकती हैं, बट ऑन विच, जब आप क्या कर रहे हैं ग्राउंड पे, ठीक, या किसी कुशा का जो ये आप बता रहे हैं, ठीक है, इस पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसी प्रैक्टिस को बहुत हाइट पे नहीं किया जाता था, ठीक है। और कुशा को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता था, ताकि एनर्जी आए और शॉक से व्यक्ति मर ना जाए, ठीक है। मेनली ये रीजन था, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, इतनी ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी से क्रिएट होगी, अगर आप डायरेक्टली अर्थ के कांटेक्ट में रहे तो आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब तो इतना बड़ा सर्किट बनेगा कि अर्थ आपकी सारी की सारी एनर्जी को खींच लेगी, ठीक। और क्यों, क्योंकि अर्थ की ही पावर यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। आपकी बॉडी उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी तीनों फिंगर्स को अंदर की तरफ रास्ता जो दे रही है वो अर्थ दे रही है, अर्थ की कशिश दे रही है, ना कि ये पॉइंटेड चीज, ठीक। अगर ऐसा ही होता तो श्राप देने वाला गुरु पहले मर जाता, ठीक है। जैसे वो श्राप दे रहा है, ठीक है, पॉइंटेड चीजों से वो श्राप को बाहर की ओर छोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो क्या होता है, ऐसे ऊपर उड़ने वाली जो मिसाइल है, ठीक है, वो वापस आ जाती क्योंकि वो पॉइंटेड है, ठीक है। तो उसमें इतना ज्यादा फोर्स डाला गया है कि वो क्या करे, अर्थ की उस ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स को क्रिएट करे, ठीक है। तभी वो क्या कर पाती है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा पाती है, नहीं तो वो वापस आ जाती है, ठीक। क्योंकि वो पॉइंटेड चीज है, वो क्या करती है, वापस एनर्जी को भीतर की ओर भेजती है, ठीक। तो इसलिए हमने क्या किया, ग्रेटर फोर्स को क्रिएट किया। बॉडी में भी अगर आप ऊंचे धरातलों पर, ठीक है, यानी कि जिस जगह पर कशिश उतना अच्छा काम नहीं करती है, उस जगह पर अगर इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुद्रा क्या करती है, आपके भीतर ज्ञान को भरती है, ठीक। कौन सा ज्ञान, जो आपके भीतर ही छुपा था, ना कि एक्सटर्नली वो आता है, ठीक है। क्योंकि हम दूसरा किसी को मानते नहीं इस जगह पर, ठीक। जो भी ज्ञान आने वाला है, जो भी आपके भीतर समझ लो कॉन्शियसनेस आने वाली है, वो आपके अंदर ही छुपी है, ठीक। तो बाहर से आने वाली चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहा जाता, ठीक। बट जब आप गुरु के सानिध्य में कहीं पर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर एट अ ग्राउंड लेवल, उस वक्त आपके ऊपर कशिश भी काम करती है। जो 3 फिंगर्स हैं या पॉइंटेड चीजें, वो अंदर का रास्ता क्यों बन पाती है, इस वजह से नहीं कि वो पॉइंटेड चीजें हैं, इस वजह से क्योंकि आप ग्रेविटी के क्लोज, आप अर्थ के क्लोज है, इस वजह से ये काम कर पाती है, ठीक। अगर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो चीजें थोड़ा बहुत और पढ़ सकते हैं, ठीक। बट ये रियली ऐसे ही काम करती है, ठीक है। अगर ग्राउंड के क्लोज है तभी ऐसे काम करती है, अगर हाइट पर है तो हाइट पर क्या होता है, जो साधक था ना वो अपने गुरु को भी छोड़ देता है, ठीक है। वो हाइट पर अकेला चला जाता है, उस वक्त बाहर से कौन उसे एनर्जी देगा, ठीक। उसके अंदर उसने क्या करना पड़ेगा, खुद ही खुदाई करनी पड़ेगी और अंदर का पानी बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक, अंदर का ज्ञान बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये तीनों क्या बनेंगे उस वक्त, सिर्फ गुणों के रास्ते बनेंगे, ठीक है, ताकि प्रकृति के सारे गुण उसके भीतर से बाहर चले जाएं और व्यक्ति गुणातीत बन जाए, ठीक। वो थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे हैं। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, काफी समय हो चुका है, हम नेक्स्ट वीक इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे अब डाइजेस्टिव सिस्टम को, और समय रहा अगर तो नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। हम इन दोनों सिस्टम को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, तो इससे आप और अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे। इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे यौगिक दृष्टिकोण से, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, यू कैन कलेक्ट देम, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक तक अपनी कीप स्टडीइंग अबाउट द एनाटॉमी एंड द सिस्टम्स, ठीक। तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी को, And also you should take care of your health. Thank you, sir. Thank you. ओके जी, नमस्कार। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.